ठीक है, चैप्टर 2 है एनडीआई रूल्स 2019 का, जनरल कंडीशंस एप्लीकेबल टू ऑल इन्वेस्टर्स। तो एक बार पढ़ दो क्या लिखा है। जी सर। रिस्ट्रिक्शन So, ऑन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। Rule हाँ 3, हम्म Rule 3, restriction on investment in India by a person resident outside India, save as otherwise provided in the Act or rules or regulations made thereunder. No person resident outside India shall make an investment in India, provided that an investment made in accordance with the Act or the rules or the regulations made thereunder and held on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been made under these rules and shall accordingly be governed by these rules. Provided further that the Reserve Bank may, on an application made to it, and for sufficient reasons, and in consultation with the central government, permit a person resident outside India to make any investment in India, subject to such conditions as may be considered necessary. ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि जैसा इस एक्ट में लिखा है या इसके अंदर के रूल्स रेगुलेशन में लिखा है, उसके अलावा कोई भी पर्सन जो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ब्लैंकेट बैन है कि अगर आपको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस फेमा के अंदर, उसके अंदर रूल्स या रेगुलेशन के अंदर ही आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब ये फेमा आया 99, उससे पहले के जो किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो भी मानी जाएगी कि अभी फेमा के अंदर गवर्न होगी। सेकंड पैराग्राफ तब पे ये कह रहा है कि जब ये फेमा 99 और अगर आया एक्ट तो पहले अच्छा, ठीक, कुछ कह रहे थे। और एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है देन यू कैन अप्लाई टू आरबीआई परमिशन के लिए। हाँ, ऐसा तो फिर कुछ आरबीआई एप्लीकेशन करने पे रीजन करके गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके परमिट कर सकते हैं। और उसके लिए आप अगर कोई स्पेशल केसेस है तो भी इस वे में आप जा सकते हो, लास्ट प्रोविजो सेकंड प्रोविजो में। अच्छा ठीक। हाँ हाँ हाँ, आरबीआई के पास जाना कि आरबीआई के पास ठीक। पावर है कि अगर कोई एप्लीकेशन इसको की जाए और सफिशिएंट रीजन दिखाया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशंस जो ये बोले। ठीक है, अब ये तो हो गया सामने वाले ठीक है। अब ये नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन रिसीविंग इन्वेस्टमेंट। पहले था मेकिंग इन्वेस्टमेंट, अब है रिसीविंग इन्वेस्टमेंट। हाँ तो पढ़ दो एक बार। अच्छा हाँ, Rule 4, restriction on receiving investment, save as otherwise provided in the Act or rules or regulations made thereunder, an Indian entity or an investment vehicle or a venture capital fund or a firm or an association of persons or a proprietary concern shall not receive any investment in India from a person resident outside India or record such investment in its books, provided that the Reserve Bank may, on the application made to it, and for sufficient reasons and in consultation with the central government, permit an Indian entity or an investment vehicle or a venture capital fund or a firm or an association of person or a proprietary concern to receive any investment in India from a person resident outside India or to record such investment subject to such conditions as may be considered necessary. ठीक है, तो पहले तो था पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कि आप इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिना आरबीआई की परमिशन के, बिना ये फेमा के रूल्स को फॉलो किए। अब इंडियन कंपनी को भी बोल रहे हैं कि आप भी रिसीव नहीं कर सकते। अब इसमें देखो किस किस को बोल रहे हैं। इंडियन एंटिटी में कौन कौन आएगा? डेफिनेशन में था ना इंडियन एंटिटी, कंपनी प्लस एलएलपी कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया, है ना। जब उसमें हमने पढ़ा था जब मोस्टली इंडियन, फिर आई थिंक वेंचर कैपिटल। नहीं लाइन से चलते हैं। इंडियन एंटिटी की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी जब मैंने कहा था कि जब इंडियन कंपनी लिखेंगे तो ये मतलब है, और इंडियन एंटिटी बोलेंगे तो दिस विल आल्सो बी कवर्ड। ये इंडियन कंपनी और एलएलपी। ठीक है, हाँ, इंडियन कंपनी और एलएलपी था। तो जब वो कह रहा है कि कोई इंडियन एंटिटी, तो इसका मतलब इंडियन दोनों दोनों आएंगे, हाँ
ऑल्सो इन्वेस्टमेंट व्हीकल होगा, वेंचर में कैपिटल क्या बोला फंड, था? एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, इनविट, रीट, रीट हो गया, इन्वेस्ट हो गया, रिमाइंड, फिर एक ये देखो, हाँ AIF, म्यूचुअल फंड, ये 4 कैटेगरीज होगी। जी सर। उसके बाद वेंचर कैपिटल फंड क्लियर था, फर्म क्लियर है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और प्रोप्राइटरी पर्सन। फर्म जो है हम्म अनरजिस्टर्ड, जो LLP नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है, उसको रोक रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और प्रोप्राइटरी कंसर्न, जो प्रोप्राइटरशिप है, ये सब कैटेगरी के लोग हम्म इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे फ्रॉम ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। और रिकॉर्ड सच इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इट्स बुक्स, मतलब बैलेंस शीट में भी उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते आई थिंक। मतलब देखो, एक तो रिसीव होता है, फंड्स रिसीव होते हैं, एक बिना फंड रिसीव के भी आप एंट्री कर लेते हो, किसी ने आपके बिहाफ पे करी, हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हम्म। आप किसी के कहने पे आपने किसी को दे दिया, ओके। थर्ड पर्सन हाँ। इन्वॉल्व करके, तो वो भी तो आप हाँ। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर दोगे। अच्छा। मतलब ये वाया वाला है, रिकॉर्ड सच इन्वेस्टमेंट, मतलब आप तो ना तो रिसीव करोगे, ना अपनी बुक्स में एंट्री करोगे किसी भी और वाया मीडिया से। मतलब सपोज और क्या? आपसे हाँ, अगर आपके बिहाफ पे किसी ने पैसा हाँ किसी और को दिया और आपने उसको अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाई, हाँ हाँ हाँ। तो आप ओके रिकॉर्डिंग तो कर रहे फिर हो ना कि आपको उतना, कि हमने हम्म उससे इतना पैसा लिया है करके। ओके, तो ये भी मतलब एक अगर तरीका हो सकता है रिकॉर्डिंग, बुक्स में रिकॉर्ड करना इन्वेस्टमेंट को, अदर देन रिसीविंग द फंड्स, क्योंकि रिसीविंग द फंड तो यहाँ पे कवर हो गए पहले पोर्शन में, कि हाँ यू हाँ विल हाँ नॉट हाँ। रिसीव फंड फ्रॉम दिस थिंग और अदरवाइज रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट, अच्छा जिससे ठीक आपको है। ये दिखे कि आप, हाँ, कि आपके बिहाफ पे किसी से पेमेंट करा दी और आपने उसको शेयर्स दे दिए, तो फंड्स तो हम्म। आए नहीं लेकिन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होगी। अच्छा ठीक है। ठीक है, ये भी एक तरीका है, मतलब बिना फंड आए भी आप अपनी बुक्स में उसकी इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं कर सकते। हाँ हाँ, तो वो ठीक है, दोनों तो रिसीव। हाँ, ये कौन नहीं कर सकते? इंडियन एंटिटी, इन्वेस्टमेंट व्हीकल, वेंचर कैपिटल फंड, फार्म, एसोसिएशन और प्रोप्राइटरी, तो ऑलमोस्ट सब कवर हो गए इसके अंदर। ठीक है। और 5 हाँ, क्या बोल रहा है? और यही कि अगर आपको करनी है तो RBI से एप्लीकेशन करके आप, RBI आपको परमिट कर सकते हैं रिसीव करने के परमिशन। लिए। तो तो ये बेसिकली रूल जनरल, हाँ, रेस्ट्रिक्शन है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मतलब मेकिंग इन्वेस्टमेंट पे है देखो रेस्ट्रिक्शन। कैसे रहेगा, रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसमें लिखा होगा अगर आपको इसके अलग जाना है तो आपको RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी। हम्म ठीक है, समझ गए। पांच, फिफ्थ पॉइंट। Rule 5. Permission for making investment by a person resident outside India. Unless otherwise specified in the rule, in these rules or the schedule, any investment made by a person resident outside India shall be subject to the entry routes, sectoral caps, or the investment limits as the case may be, and the attendant conditionalities for such investment as laid down in these rules. तो restrictions का बात कर। तो अगर कोई भी पर्सन जो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको हाँ एंट्री रूट ऑटोमेटिक है कि परमिशन रूट है, सेक्टरल कैप कितनी है, किसी पर्टिकुलर हाँ हाँ। सेक्टर में मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है, ये सब प्रोविजंस उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे जैसा रूल में लिखे होंगे। जी ठीक है। तो बेसिकली जो चैप्टर 2 है, हेडिंग की बात करो, जनरल कंडीशन, तो ये हाँ सबको हाँ। एप्लीकेबल है। पहले सेक्शन में बाहर वालों को रिस्ट्रिक्ट किया कि आप इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते विदाउट फॉलोइंग रूल्स एंड RBI परमिशन के। सेकंड में हम्म इंडियन कंपनीज को बोला, इंडियन एंटिटीज को बोला कि आप बाहर से नहीं ले सकते। हम्म। और थर्ड में बोला कि जो भी इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है उसको एंट्री रूट, सेक्टर रूट, इन्वेस्टमेंट लिमिट सबको फॉलो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जनरल कंडीशंस है, इसका कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है। हाँ हाँ, तो मतलब ये सारे इन्वेस्टर्स पे एप्लीकेबल होगा ये कंडीशंस। हेलो।
ये कैसा है, ये वायलेशन क्लॉज है। हेलो। हाँ हाँ सर, बीच में आवाज चली गई हाँ, थी। वो हाँ, कॉल आ गई थी। अच्छा। तो मैं बोल रही थी बेसिकली सर, ये चैप्टर जो है इट इज जनरल कंडीशंस फॉर ठीक है, तो ऑल ये द चैप्टर इन्वेस्ट। 2 जो है जनरल कंडीशन बता रहा है ये। हेलो। हाँ, आवाज आ रही अब आ रही। है जी। तो सेक्शन 3-4 जो है वो जनरल ऑब्लिगेशन है। तो अगर कोई भी चीज होगी तो इस सेक्शन का वायलेशन होगा, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सपोज किसी ने बिना कोई परमिशन लिए, बिना रूट फॉलो किए इन्वेस्ट कर दिया, तो कौन से सेक्शन का वायलेशन होगा, रूल 4 का या रूल 3 का? इन्वेस्टमेंट अगर कर दिया तो रूल 3 का होगा वायलेशन। है ना। और किसी ने रिसीव किया तो उसको 4 का हो जाएगा। 4 का होगा। हाँ हाँ। तो किसी भी केस में दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होगी ना। अगर फेमा का जी। वायलेशन हुआ तो इंडियन एंटिटी और फॉरेन एंटिटी दोनों लायबल होंगी फॉर वायलेशन ऑफ रेगुलेशन 3 एंड 4। अच्छा, ठीक है। तो ये बेसिक चार्जिंग सेक्शन होगा कि आप कंप्लाई करोगे प्रोविजंस को, तो यहाँ से सबको बाइंड कर रहे हैं, इंडियन को और हाँ, फॉरेनर्स को, फेमा दोनों के अंदर। बाइंड। ठीक है। राइट। तो जनरल कंडीशंस जो सबको इन्वेस्ट है, तो 3 नॉन रेजिडेंट को, 4 रेजिडेंट हम्म को, और 5वां ये हम्म, कह रहे हैं कि जो भी परमिशन लोगे वो सब्जेक्ट टू ये दीज रूल्स रेगुलेशंस रहेंगी। तो यहाँ से इन सब चीजों को स्टेचुटरी वैलिडिटी दे रहे हैं अच्छा, ठीक है। कि जहाँ पे भी ठीक एंट्री रूट स्पेसिफाइड है, सेक्टरल कैप है और इन्वेस्टमेंट लिमिट है, वो सब है। फेमा के रूल्स का पार्ट है और पार्ट आपको होंगे। इनको फॉलो करना है। हम्म। ठीक है, चलो अब चैप्टर 3, इन्वेस्टमेंट बाय इन- पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो ये इसके साथ चल रहा है 3 के साथ। हाँ, रूल 3 के। थ्री हाँ। 5 के साथ 6 है। अच्छा अच्छा। 3 इन्वेस्टमेंट इंडिया बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है। फिर परमिशन हाँ। फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, कि उसको रूल हम्म फॉलो करने हैं। अब उसके क्या, किस तरह से करना है वो यहाँ पे अनेबलिंग दे रहे हैं। ये पूरा हम्म। चैप्टर इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। हाँ, मतलब ये बाहर के जो फॉरेन तो इन्वेस्टर्स है हाँ, ये उनके। उनके परस्पेक्टिव में बोलेगा, जो भी बोलेगा एनआर के परस्पेक्टिव में बोलेगा। अच्छा अच्छा, तो उसका ही इलैबोरेट किया। हाँ, ठीक है। चलो 6 पढ़ दो एक बार। हाँ, रूल 6, इन्वेस्टमेंट्स बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। A person resident outside India may make investment as under, may subscribe, purchase, or sell equity instruments of an Indian company in हम्म the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule 1. हम्म अच्छा, ठीक है, इंडियन कंपनी का वो ठीक है ठीक है। करेंगे, एक बार आप पढ़ दो फिर हम इसको इलेबोरेट करते हैं। हाँ, खाली ए ठीक। पॉइंट को पढ़ दो। हाँ, ठीक है। Provided that a person who is citizen of Bangladesh or Pakistan or is an entity incorporated in Bangladesh or Pakistan cannot purchase equity instruments without the prior government approval. हम्म हम्म Provided further that a citizen of Pakistan or an entity incorporated in Pakistan cannot invest in defense, space, atomic energy, and sectors or activities prohibited for foreign investment, even through the government route. राइट। Note: issue or transfer of participating interest or right in oil fields by Indian companies to a person resident outside India would be treated as foreign investment and shall comply with the conditions laid down in Schedule 1. ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, ए पर्सन Hmm. रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर का कोई भी पर्सन Hmm. इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कैसे? Hmm. सब्सक्राइब करके, परचेज करके या बेच के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की, क्या क्या कवर था? Hmm. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, हम्म, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो जाएगा, हम्म, शेयर वारंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ये सब 4। चीजें आप किसी भी इंडियन कंपनी में जो शेड्यूल 1 में लिखा है उस मैनर में आप खरीद और बेच सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला रिस्ट्रिक्टेड रूट, अगर आप बांग्लादेश या पाकिस्तान के सिटीजन हो या वहाँ की कोई कंपनी हो, हाँ।
तो आपको इंडिया में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में करने से पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। मतलब हम्म, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग इंडिया में बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के कुछ भी नहीं खरीद सकते इक्विटी हाँ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप पाकिस्तान के आदमी हैं हाँ तो हाँ। आप ये जो सेक्टर है डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोहिबिटेड है, वो आप हाँ। गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ भी नहीं खरीद सकते। तो दीज आर टोटली प्रोहिबिटेड सेक्टर्स फॉर पाकिस्तान हम्म के एंटिटीज। हम्म। तो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए एरियाज है, तो वहाँ पे हम्म पाकिस्तान की एंट्री नॉट अलाउड है। उसको छोड़ के हम्म। बाकी जगह पे गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इवन इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो ऐसी डिक्लेरेशन जब आप फॉर्म फाइल करते हो तो वो लेता है आपसे। सर मान लीजिए अगर पाकिस्तान का कोई है जो इक्विटी हाँ। इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता है, हम्म, हम्म, उसके लिए क्या एप्लीकेबल होगा फिर? ये वाला। सेकंड वाला। लेकिन हाँ, लेकिन वो इन सेक्टर्स में नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। बट ऐसे इन सेक्टर्स अप्रूवल को लेके भी इन्वेस्ट कर सकता है? यही बोल रहा है कि इसमें अप्रूवल लेके भी नहीं कर सकता। नहीं मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज सेक्टर्स। हाँ, वो अप्रूवल लेके इन्वेस्ट कर सकता ठीक। है, राइट। हम्म उसके बाद जो ऑयल फील्ड्स में पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट राइट करके जो इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर आप हम्म इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को ट्रांसफर करती है तो भी आपको ये फेमा के रूल्स एप्लीकेबल होंगे शेड्यूल 1 में। तो अब हमको जाना चाहिए शेड्यूल 1 में, क्योंकि ये प्रोसीजर बता दिया इसने हमको कि हम्म अगर किसी नॉन रेजिडेंट को इन चीजों में डील करना है तो उसको शेड्यूल 1 फॉलो करना है। तो अभी हमको हम्म। शेड्यूल 1 में जाना चाहिए कि क्या तरीका है जिसके थ्रू वो लोग खरीद सकते हैं। अच्छा। तभी ये पहला पॉइंट कंप्लीट होगा ना। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे वो एक्चुअल प्रोसीजर आएगा कि अगर आपको करना है तो आप कैसे करोगे। हम्म हम्म, चलो। अब यही रूल्स हैं, इनको ध्यान रखना पड़ेगा किसी को भी एडवाइस करना है तो यहाँ से सब निकल के आएगा। शेड्यूल्स है। हाँ, ये एक्चुअल प्रोसीजर है। ठीक है, शुरू करो चलो। हाँ। शेड्यूल 1, purchase or sale of equity instruments of an Indian company by a person resident outside India. ठीक है, अब हम Purchase इसका or sale. एग्जांपल ये लेते हैं कि अभी हम्म, बिल हम्म, गेट को इन्फोसिस के शेयर खरीदने हैं। जी ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में अब उसको क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा हाँ ये अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। हम्म, हम्म, तो purchase or sale of equity instrument of an Indian company by a person resident outside India. So an हम्म, Indian company may issue equity instruments to हम्म, a person resident outside India subject to entry rules, sectoral हम्म, caps, and attendant conditionalities prescribed in this schedule. हम्म। A person resident outside India may purchase equity instrument of a listed Indian company on a stock exchange in India, provided that. मेरा मेरा बोलना है एक एक को पहले एक्सप्लेन करते जाते। पहले ए क्या बोल रहा है। हाँ, ए बोल रहा है कि इंडियन कंपनी में इशू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू एंट्री रूट सेक्टोरल कैप, ये सबको ध्यान में रखते हुए इंडियन कंपनी इशू करेगा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट टू जो पीआरओ इस आई। शेड्यूल में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। हाँ तो इस शेड्यूल में है ये तीनों चीजें। एंट्री रूट्स दिया हुआ है आगे तो आएगा मतलब। ये एंट्री रूट दिया हुआ है, हम्म सेक्टोरल हम्म कैप दी हुई है। तो ये भी आगे आएगा इसका मतलब। हम्म। ठीक है। अ- आगे बी। हाँ मतलब शेड्यूल में वो पूरा प्रोसीजर दे देते हैं आई थिंक कि जो कैसे। आपका पूछ रहा था ना, ये रेट कहाँ से आएगा, ये कहाँ लिखा रहता है, क्या हाँ हाँ ऑटोमेटिक हाँ है। तो वो सब अभी हाँ। जब हम पढ़ लेंगे तो हमको सब पता रहेगा कि अच्छा। अगर हाँ। हम्म। और ये पर्सन। इशू करने के लिए, इशू का मतलब है कि कंपनी इशू कर रही है, ट्रांसफर का केस नहीं। कंपनी इशू कर रही है, हाँ, मतलब ये फ्रेश इशू जो होता है शेयर्स की, हाँ, फर्स्ट हाँ, टाइम जो। जी। ठीक है। अ पर्सन देन बी। रेसिडेंट। हाँ, हाँ। जी बोलिए।
a person resident outside India may purchase equity instruments of a listed Indian company on a stock exchange in India, provided that the person resident outside India making the investment has already acquired control of such company in accordance with SEBI Substantial Acquisition of Shares and Takeover Regulations 2011 and continues to hold such control. ठीक है, मतलब कंट्रोल अक्वायर कर लिया अगर कंपनी ने। एक बार ABCD पढ़ लो, फिर हम सबको एक्सप्लेन करेंगे क्या है। हाँ, provided that the amount of consideration may be paid as per the mode of payment specified by the RBI or out of dividend payable by Indian investee company in which the person resident outside India has acquired and continues to hold a control in accordance with the SEBI SAST regulation 2011, provided the right to receive dividend is established and the dividend amount has been credited to a specially designated non-interest bearing rupee account for acquisition of shares on the recognized stock exchange. ठीक है, ये थोड़ा आगे हाँ पढ़ेंगे, अभी एक एक एक्सप्लेन करेंगे एक बार पर जाके। हाँ ठीक है, क्योंकि अभी ये क्या बोल रहा है, अगर यहीं तक भी पढ़ना है। हाँ A person resident outside may purchase equity shares on a stock exchange। कि एक स्टॉक एक्सचेंज पे आप कब शेयर खरीद सकते हो एक फॉरेन रेजिडेंट लिस्टेड कंपनी के, जब उसने ऑलरेडी सेबी टेक ओवर कोड के हिसाब से कंट्रोल उस कंपनी में लिया हुआ। अब कंट्रोल की जो डेफिनेशन है टेक ओवर कोड के हिसाब से, वो हमको देखनी चाहिए। व्हाट इज द कंट्रोल? कंट्रोल अंडर SAST रेगुलेशन। सर जहां तक मुझे याद है एक था कि राइट टू अपॉइंट द मैनेजमेंट, हाँ ये देखो होता है। सामने। तो वो दिख नहीं रहा। अच्छा क्या नहीं आ रहा? नहीं, अब मोबाइल आ पे? रहा है, हाँ अभी आ रहा है, हाँ। ठीक है, कंट्रोल इंक्लूड्स हाँ right to appoint majority of director or to control management or policy decision। दिस can हाँ this can be exercised by a person acting individually or in concert ठीक है, तो directly जब or ये indirectly। हाँ तो जब ये हमको बोल रहा है कि एक पर्सन रेजिडेंट में परचेज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए लिस्टेड इंडियन एंटिटी ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, प्रोवाइडेड दैट जो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है उसने ऑलरेडी उस कंपनी का कंट्रोल ले लिया हो और वो होल्ड कर रहा हो कंट्रोल, फिर जो उसको पैसा देना है वो जो RBI ने मोड स्पेसिफाई किए हैं उस मेड से दे, या फिर जो जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और जिसमें उसके पास ऑलरेडी कंट्रोल है उसके दिए हुए डिविडेंड में से दे, तो वो डिविडेंड उसने एक अलग अकाउंट में क्रेडिट किया हुआ हो। तो अगर हम इसको यहाँ से पकड़े, सरल बनाने का, तो इसकी कंडीशनों पे जाते हैं। जी पहले AMS ने क्या बोला, इंडियन कंपनी को बोला इन्फोसिस कैन इशू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट टू गूगल। कैसे? सब्जेक्ट टू 3 कंडीशन फॉलो करके, एंट्री रूट, सेक्टरल कैप और कंडीशनलिटीज जो शेड्यूल्स में लिखी हुई है। is as specified in schedule। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरनर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इस क्लॉज में। बी में क्या बोल रहा है? गूगल, ठीक है, may purchase shares of Infosys
यही बोल रहा है, शेयर ऑफ इंडियन लिस्टेड एंटिटी प्रोवाइडेड। पहली कंडीशन दे रहा है कि गूगल मस्ट हैव कंट्रोल राइट टू अपॉइंट majority directors हाँ etc. ठीक है। as specified under SAST। पहला तो लगी यही कहा उसने। दूसरा, जी। अब पैसे दे रहे हैं शेयर खरीदने के लिए, तो वो कहाँ से आने चाहिए? मनी फॉर परचेज टू कम फ्रॉम। दो चीजें बोली उसमें। पहला, मोड प्रेस्क्राइब्ड बाय ठीक है, पहला उसने बोला मोड ऑफ पेमेंट स्पेसिफाइड बाय RBI। दूसरा क्या बोला उसने? डिविडेंड बाय इंफोसिस, डिविडेंड गिवन बाय इंफोसिस ऑन इंफोसिस कंट्रोल अंडर। पहली लाइन में हमने कंट्रोल लिया हुआ है ना, SCST। एंड मनी, डिविडेंड मनी kept in which account? Non-interest bearing rupee account. Non-interest bearing rupee account. क्लियर? अभी ये जो पढ़ा हमने अब तक, अब देखो इसको दोबारा उस एंगल से पढ़ के देखो क्या कह रहा है। यहाँ तक क्लियर है? बी का टू तक। ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया में, हाँ बोलो। सर सेकंड वाला एक बार थोड़ा मतलब हाँ, क्या सेकंड में बता देखो सकते? पैसा कैसे देना है ये बोल रहे हैं। मनी फॉर परचेज, सपोज हाँ इंफोसिस गूगल टू बाय 1 lakh Infosys share at 10 rupees each। कितना पैसा देना पड़ेगा उसको? 10 लाख। ठीक है। हाँ अब ये 10 लाख रुपए कहाँ से आना चाहिए? पहला है जो भी RBI ने मोड ऑफ पेमेंट किए हुए, बैंक ट्रांसफर, ये ट्रांसफर, फॉरेन से पैसा लेके आना, उस मोड से आना चाहिए। हाँ ठीक है। या फिर अगर इंफोसिस ने डिविडेंड दिया 1 रुपीज पर शेयर, हाँ और गूगल के पास ऑलरेडी 20 लाख शेयर्स हैं, तो कितना डिविडेंड मिला होगा गूगल को? 20 लाख रुपीज। 20 lakhs। हाँ तो वो डिविडेंड को भी यूज कर सकते हैं टू बाय द शेयर्स। ये पैसा कहाँ जमा किया होगा उसने? इस, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग और रुपी इस अकाउंट अकाउंट। से वो 10 लाख रुपए जमा करते हैं, और इसमें से रुपीज 10 लाख के वो शेयर्स हाँ बाय कर लेते हैं। अच्छा। गॉट अब इस इट। एंगल से जो लिखा है उसको पढ़ो, टू को पढ़ो एक बार। हाँ जी। द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन may be paid as per the mode of payment specified by RBI or out of the dividend payable by Indian investee company, मतलब कि उन Infosys हो गया यहाँ पे, in which the person resident outside India has acquired and continues to hold the control in accordance with SEBI SAST regulation, provided the right to receive dividend is established and divided amount and dividend amount has been credited to specially designated non-interest bearing rupee account for acquisition of shares on the recognized stock exchange। अच्छा हाँ अब समझ में आ गया सर। अब बराबर है जो हमने पढ़ा अब तक। सबसे पहली कंडीशन है कि आपका उस कंपनी में कंट्रोल होना चाहिए, 1। और दूसरा,
आपको पेमेंट करनी है उस शेयर को खरीदने के लिए, आरबीआई प्रिस्क्राइब मोड से करो या फिर डिविडेंड से करो, जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है और आपने अलग अकाउंट में रखा हुआ है। क्लियर है? हेलो? हेलो? ठीक है, आगे बढ़ो। कहाँ गया जी? आगे बोलो, सी पॉइंट पढ़ो। हाँ. A wholly owned subsidiary set, हम्म set up in India by a non-resident entity हम्म operating in a sector where 100% foreign investment is allowed in the हम्म automatic route and there are no हम्म FDI-linked performance conditions may हम्म issue equity instruments to the said non-resident entity against pre-incorporation or pre-operative expenses incurred by the said non-resident entity up to the हम्म limit of 5% of its authorized capital or हम्म US dollar 5 lakh, whichever is less, subject to the conditions that within 30 days from the date of issue of equity instruments, but not हम्म later than 1 year from the date of incorporation, such time as the RBI permits, the हम्म Indian company shall report the transaction to the RBI as per the reporting requirements as specified by the RBI. ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं। Hmm. थर्ड केस में गूगल सेट्स अप गूगल इंडिया एज ए सब्सिडरी। हाँ होल्ड एंड सब्सिडरी मतलब जिसके 100% शेयर इसने होल्ड किए हुए। हाँ हाँ हाँ. ठीक है, सो इस केस पे ये हम्म सेक्शन बोलता है गूगल इंडिया कैन इशू शेयर्स हम्म टू गूगल, कब कितना, अप टू हम्म 5% ऑफ ऑथराइज कैपिटल। हम्म अगर गूगल इंडिया जो है विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 करोड़, तो कितना हो जाएगा 5%? 10 crores का. 50 लैक्स। हाँ. ठीक है, तो 50 लाख रुपीस तक के और कितने, 5 लाख यूएसडी, हम्म 5 लाख। अब अगर 80 का भी रेट पकड़ लो, हम्म 80, तो रुपीस 4 करोड़, विच एवर इज लेस, लेस हाँ ठीक. अगेंस्ट। ये इशू करने किस लिए? टुवर्ड्स प्री ऑपरेटिव इनकॉर्पोरेशन से पहले के खर्चों के लिए हम्म और प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस with a condition to report to RBI in 30 days. 30 days of
अलॉटमेंट के इशू ऑफ शेयर्स फॉर 1 year from date of incorporation. अब इसको पढ़ो क्या कहना है, क्या समझ आ रहा है। गूगल इंडिया ने गूगल में एक कंपनी खोली, गूगल इंडिया, राइट। अब उसको बनाने के लिए गूगल का 20 लाख रुपए खर्चा हो गया। गूगल इंडिया ₹20 लाख एक्सपेंसिव इनकर्ड हुए, कंसल्टेंट ये वो ROC फीस सब मिला के। इंडिया को बनाने अब गूगल इंडिया के पास क्या ऑप्शन है, अपने प्रमोटर का पैसा कैश में वापस करे 20 लाख, या फिर उसको शेयर्स दे दे। सो इफ इट चूज टू गिव द शेयर्स, सो मैक्सिमम कितने शेयर्स दे सकती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं आपके ऑथराइज कैपिटल का 5% या फिर $5 लाख, दोनों में से जो भी कम हो, प्रोवाइडेड 30 डेज के अंदर आपको RBI को रिपोर्ट करना है। अच्छा सर, तो ये इसमें क्लोज कहाँ लगेगा, जब कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पे बना रही है तब ये क्लोज ऑपरेशन में आएगा। प्री ऑपरेटिव और प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस काम शुरू होने से पहले, इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया, ऑफिस लिया, हाँ, ROC की फीस दी, स्टैम्प ड्यूटी कराई, कंसल्टेंटों को पैसा दिया, काम शुरू होने से पहले जो आपने पैसा दिया, उन्हें लिखते हैं हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ। इवन इंडियन कंपनीज में भी देते हैं ना, प्रमोटर्स को पैसा रिइंबर्स करते हैं जो भी खर्चा यूज होता है पहले मीटिंग में। जो प्रिलिमिनरी। हाँ, तो ये वही खर्चों के अगेंस्ट में शेयर्स इशू करने के लिए प्रोविजन है कि आप इशू कर सकते हो 5% ऑफ ऑथराइज कैपिटल तक और $5 लाख तक। 30 डेज में आपको रिपोर्ट करना है, या 1 year ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 30 डेज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो ये RBI को रिपोर्ट करना, ठीक। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका उन सबसे लेना देना नहीं है, लिस्टेड कंपनी से लेना देना नहीं है। ये जब शुरू हुआ था तो बी पॉइंट जो लिस्टेड कंपनी का था वो ये बी पॉइंट था। पहला पॉइंट था इंडियन एंटिटी का। और ये इन्फोसिस से भी कुछ लिंक नहीं है इसका, ये जो ऊपर में हम लोग ने पढ़ा था। हाँ, ये खाली एक क्या जनरल बात क्लॉज है। थोड़ी हेलो, हाँ जी। आ रही है। हाँ, तो पहला क्लॉज जनरल क्लॉज है कि अगर इंडियन कंपनी जब इशू करेगी तो सेक्टरल कैप और उस सबको फॉलो करेगी। सेकंड क्लास में अगर आपको लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदेगा तब क्या प्रोविजंस हैं, और सी में जब होली ओन सब्सिडरी अपनी पेरेंट कंपनी को शेयर इशू कर रही है तब कितने तक के कर सकती है। हाँ, ओके। तो ये रूल्स है, मतलब जो जो सिनेरियो लगेगा उसके इसके लिए एप्लीकेबल होगा। अभी खत्म हो रहा है, रीज्वाइन कर लेना। अच्छा, 40 ठीक है मिनट सर। इसके अंदर। अच्छा।